गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का 6 तक हम सम कराए थे। 5.2 एक्सरसाइज चल रहा था, पिछले वीडियो में सवाल नंबर 6 तक हुआ था। आज हम लोग सवाल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 7 देखो, सवाल नंबर 7 क्या पूछा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। मतलब तुम्हें एक एपी का 11th टर्म दिया हुआ है, 16th टर्म दिया हुआ है, तुम्हें 31st टर्म को निकालना होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए तुम्हारे यहाँ पे दो इक्वेशन होगा। एक इक्वेशन किसके लिए होगा? 11th टर्म के लिए होगा, एक 16th टर्म के लिए होगा। ठीक है, तो 11th टर्म मतलब क्या, हम लोगों का फॉर्मूला क्या पता है? फॉर्मूला पता है nth टर्म के लिए फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पिछले वीडियो में हम कराए थे कि nth टर्म अगर AP का है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें तुम एक बार 11th टर्म करो, एक इक्वेशन फॉर्म करो, और एक बार 16th टर्म करो और एक इक्वेशन फॉर्म करो, फिर दोनों को सॉल्व करके निकालो जो पूछा है। ठीक है, अच्छा तो देखो मुझे पूछा है कि 11th टर्म तुम्हारा 38 है, मतलब क्या क्या लिखोगे? 11th टर्म मतलब क्या? a11 11th टर्म ये 38 है। ठीक है, और 16th टर्म 73 है, मतलब a16 तुम्हारा 73 है। समझ में आया? अच्छा, अभी हम लोगों को पता क्या है? ये वाला फॉर्मूला पता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पता है। तो a11 का वैल्यू कितना आएगा? तुम n की जगह 11 बिठाओगे क्योंकि 11th टर्म पूछा है। और पहला वाला टर्म क्या होगा? a होगा, पहला वाला टर्म a है, ये तो मालूम नहीं है कि कितना है पहला वाला टर्म। ठीक है, उसके बाद n माइनस 1 है, n कितना है? 11 है, क्योंकि 11th टर्म पूछा है। 11th टर्म पूछा है कि 38 है, ये दिया हुआ है कि 11th टर्म 38 है, मतलब जो तुम्हारा n है वो 11 होगा। ठीक है, अच्छा माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अब d तो तुम्हें मालूम नहीं है। ठीक है, तो d का वैल्यू मालूम नहीं है, मतलब d बैठेगा, ऐसे बिठाओगे। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? a11 का वैल्यू देखो 38 है, बिठा देंगे। ये तो मालूम नहीं है, ये 10d होगा, मतलब a प्लस 10d इक्वल टू कितना होगा? 38 हो रहा है। हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। अच्छा, दूसरे के लिए क्या होगा? a16 क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस n मतलब 16 टर्म है, 1 इंटू डी। a16 तुम्हारा दिया हुआ है 73 है, a तो मालूम नहीं है, 16 माइनस 1 मतलब 15d, ये 2 नंबर वाला इक्वेशन है। सेम उसी तरीके से हम जैसे a11 वाला किए थे उसी तरीके से किए, दो ठे इक्वेशन। a16 मतलब 16 टो टर्म्स है, इसलिए n की जगह 16 बिठाएगा, बाकी तुम सिंप्लीफाई करो। तो इस दो इक्वेशन में हम लोग क्या a का वैल्यू निकालेंगे, दो इक्वेशन से क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखो ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो। तो लिखो सेकेंड इक्वेशन क्या है? a प्लस 15d इक्वल टू 73। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस 10d इक्वल टू 38। ठीक है, दो इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो साइन बदल जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 10 मतलब क्या? 5d इक्वल टू इसको करो 35। तो d का वैल्यू कितना आ गया? 35/5, मतलब d का वैल्यू तुम्हारा आ गया 7। d का वैल्यू आ गया 7। अब इस d का वैल्यू को दो में से किसी भी एक इक्वेशन में बिठाओ, दो में से किसी भी एक इक्वेशन में d का वैल्यू बिठाओ। अच्छा, इस d का वैल्यू को हम दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में बिठा देंगे तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखो पुटिंग d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तुम चाहते हो तो दो नंबर इक्वेशन में बिठा सकते हो, किसी भी इक्वेशन में बिठाओ, तुम्हारा a का वैल्यू आ जाएगा। तो एक नंबर वाला इक्वेशन क्या था? एक नंबर वाला इक्वेशन था a प्लस 10d इक्वल टू 38, d का वैल्यू 7 बिठाओ। a प्लस 10d मतलब क्या? 10 इंटू डी, डी का वैल्यू बिठा देंगे। तो a का वैल्यू कितना आएगा? देखो 70 को उधर ले जाएंगे, मतलब 38 माइनस 70। ठीक है, अच्छा इसको माइनस करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ रहा है? देखो 70 माइनस 38 करोगे तो a का वैल्यू तुम्हारा आएगा 32 माइनस 32, मतलब a का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा क्या? माइनस 32, मतलब जो पहला वाला टर्म है AP का वो माइनस 32 है। समझ में आया बात? ठीक है, अच्छा देखो तुम्हें सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है तुम्हें 31st टर्म निकालना होगा। 31st टर्म निकालना होगा। तो 31st टर्म मतलब क्या होगा? a31। ठीक है, होगा ना? 31st टर्म मतलब तुम्हारा a31 होगा।
तो A31 मतलब क्या, वही फॉर्मूला बिठाएंगे जो था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन का जगह 31 हो जाएगा। मतलब A31 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अच्छा A31 इक्वल टू पहला वाला टर्म देखो तुम्हारा -32 अभी तुम निकाल लिए a का वैल्यू, n मतलब कितना टर्म है 31 माइनस वन, डी का वैल्यू देखो अभी तुम निकाले, डी का वैल्यू 7 है, बिठा दो। ठीक है, A31 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि 31st टर्म मतलब क्या, n 31 है, 31st टर्म है, इसलिए n का जगह 31 बिठेगा। निकालो A31 का वैल्यू कितना है, -32 प्लस 31 माइनस वन मीन्स 30 इंटू 7। ठीक है, A31 कितना आएगा, -32, ये आएगा क्या 210। ठीक है, अच्छा A31 इक्वल टू क्या होगा, करो 178, मतलब जो 31st टर्म है तुम्हारा क्या होगा 178 होगा। तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर 31st टर्म इज 178, यही तुम्हारा आंसर है। समझ में आया कैसे किया, तो बहुत इजी है, जैसे जैसे करा रहे वैसे वैसे तुम करते जाओ। ठीक है, अच्छा चलो, तो बेसिकली जो भी सम है ना 5.2 में वो एक ही फॉर्मूला के ऊपर है, वो जो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी करा है ना, ये वाला जो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला के ऊपर है 5.2 का जो जितना भी सम होगा, बस सिर्फ घुमा फिरा के दिया हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा तो सवाल नंबर 7 हो गया। चलो सवाल नंबर 8 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 देखो क्या है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। देखो एकदम सिंपल सम है, बहुत इजी है। देखो क्या पूछा है, सवाल नंबर 8 में तुम्हें पूछा है कि एक AP में 50 टर्म है, ठीक है, जिनमें से कि थर्ड टर्म तुम्हें 12 दिया गया है और जो लास्ट टर्म है वो 106 है। तुम्हें निकालना क्या है, 29 टर्म निकालना है, मतलब 29 वाला जो टर्म है उस टर्म को तुम्हें निकालना होगा। तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो AP में 50 टर्म है, मतलब क्या n तुम्हें 50 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा थर्ड टर्म दिया है 12, थर्ड टर्म मतलब क्या A3, या 12 दिया हुआ है थर्ड टर्म, समझ में आया, इसको गिवन लिखेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है, थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है तुमको। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 50th टर्म दिया हुआ है, मतलब जो लास्ट टर्म है वो 106 है। लास्ट टर्म 106 मतलब क्या, 50 टर्म है, लास्ट टर्म 106 है, मतलब जो A50 होगा वो 106 होगा, क्योंकि तुम्हें लास्ट टर्म 106 दिया हुआ है और 50 टर्म है AP में, मतलब क्या हुआ 50th जो टर्म है वो 106 होगा। समझ में आ रहा है। अब दो इक्वेशन बैठेगा, एक A3 के लिए होगा, एक A50 के लिए होगा, जैसे पहले तुम किए थे। तो फॉर्मूला क्या मालूम है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो A3 के लिए क्या होगा, A3 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन, n तो 3 है थर्ड टर्म, 1 इंटू डी, डी तो मालूम नहीं है क्योंकि ये A3 के लिए हम इक्वेशन किए, जो थर्ड टर्म 12 है पूछा है उसके लिए किए। समझ में आया। अच्छा थर्ड टर्म तुम्हें यहाँ पे दिया है 12, मतलब क्या A3 का वैल्यू 12 बिठा दो। पहला वाला टर्म तो मालूम नहीं है, ये 2D होगा, ये पहला इक्वेशन होगा, a प्लस 2D इक्वल टू 12। समझ में आया। n3 है क्योंकि थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है, मतलब n3 है, इसलिए n की जगह 3 बिठाए। अभी तुम A50 के लिए करो सेम चीज़, A50 के लिए 50 टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस वन, n की जगह 50 बिठेगा। ठीक है, लास्ट टर्म तुम्हारा क्या 106 है, लिखो ये क्या होगा 49D, 2 नंबर वाला इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन से तुम क्या करोगे, सेम पिछले सम के तरह सब्ट्रैक्ट करो। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, एक नंबर इक्वेशन से 2 नंबर इक्वेशन को घटा दो। तो एक नंबर इक्वेशन क्या है, ये वाला। 2 नंबर वाला इक्वेशन क्या है, ये वाला। घटा दो तो a कैंसिल होगा तो d निकल जाएगा, कैंसिल हो गया। ये क्या होगा, -47D इक्वल्स टू क्या होगा, -94, माइनस माइनस कैंसिल दोनों तरफ से, 94/47 डायरेक्ट रिड्यूस करो 47 से, d का वैल्यू आएगा 2। समझ में आया, d का वैल्यू आ गया 2, मतलब जो कॉमन डिवीजन है वो तुम्हारा 2 है। अब d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में बिठाओ, a का वैल्यू निकाल लो। पुटिंग d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 में क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 12 है, a प्लस 2d इक्वल टू 12 है। d का वैल्यू बिठाओ, d का वैल्यू तो 2 है, बिठा दिए, मतलब a प्लस 4 इक्वल टू 12। 4 को उधर भेजो,
तो ए का वैल्यू आ गया 8, मतलब जो पहला वाला टर्म है एपी का वो 8 है, 8 है। कॉमन डिवीजन तुम्हारा क्या निकला, डी 2 निकला और ए 8 निकला। ठीक है, अभी निकालना क्या है, 29th टर्म निकालना होगा। 29th टर्म मतलब क्या, ए 29, क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन, एन कितना होगा 29 होगा, माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, देखो डी का वैल्यू तुम 2 निकाले, डी का वैल्यू 2 बिठा दो। ठीक है, अब निकालो ए 29th टर्म को, ए का वैल्यू अभी भी कितना निकाले 8 निकाले, बिठा दो, ये 28 होगा इंटू 2। ए 29 कितना होगा, 8 प्लस 28 इंटू कितना आता है 56, तो ए 29 कितना होगा 64, मतलब तुम्हारा 29th टर्म है 64। तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर आंसर होगा 29th टर्म इक्वल टू 64, तुम्हारा आंसर होगा 64। ठीक है, समझ में आया बात, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसको इरेज कर ले पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 लगभग सेम जैसा था ना। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 9 पे पढ़ो। पूछा है क्या, सवाल नंबर 9 पे, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, which टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अच्छा, एक एपी में थर्ड टर्म दिया हुआ है 4 और 9th टर्म दिया हुआ है -8। ठीक है, तुम्हें पूछा है कि उस एपी में कौन सा टर्म 0 है, मतलब कितना टर्म 0 है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, देखो सेम 7 और 8 के तरह ही है। तुम 2 इक्वेशन फॉर्म करोगे, एक थर्ड टर्म के लिए फॉर्म होगा, एक 9th टर्म के लिए फॉर्म होगा। जैसे अभी हम किए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे किए ना, वैसे 2 इक्वेशन तुम्हारा फॉर्म होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी का वैल्यू आएगा, डी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में बिठाओगे तो ए का वैल्यू आएगा, जैसे अभी भी किए 7 और 8 का। ठीक है, अच्छा उसके बाद पूछा है कि कौन सा टर्म का वैल्यू इस एपी में 0 होगा, तो तुम मान लोगे कि nth टर्म एपी का 0 होगा। तुम मान लोगे कि nth टर्म एपी का 0 होगा, मतलब ए एन की जगह क्या बिठाओगे, 0 बिठाओगे। अगर nth टर्म मान लोगे कि 0 है, मान लो कि nth टर्म तुम्हारा 0 होगा उस एपी का, मतलब ए एन का वैल्यू तुम 0 बिठाओगे। ठीक है, मतलब ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में ए एन का वैल्यू तुम 0 लोगे, ए का वैल्यू तो निकाल लोगे 2 इक्वेशन से, डी का वैल्यू 2 इक्वेशन से निकाल लोगे, तो वैल्यू बिठाओगे तुम्हें एन मिल जाएगा, तुम पता चल जाएगा कि कौन सा वाला टर्म 0 है, वही आंसर होगा तुम्हारा। समझ में आया बात, तो इसको हम समझा दिए, इसको होमवर्क किया करो। ठीक है, अच्छा सवाल नंबर 10 पे आते हैं। देखो सवाल नंबर 10, देखो सवाल नंबर 10 क्या पूछा है, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब एक एपी का 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो तुम उसका कॉमन डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो देखो 17th टर्म एपी का 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, मतलब 17th टर्म जो होगा और 10th टर्म जो होगा दोनों का डिफरेंस होगा 7। समझ में आया बात, तो तुम्हें निकालना होगा कॉमन डिफरेंस क्या है। तो पहले तुम हमें क्या पता है कि अगर एपी है, हम क्या लिखेंगे, फॉर एन एपी, अगर एक एपी है तो उसमें अगर एन टर्म है तो एन इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमें मालूम है कि एक एपी के लिए अगर एपी सीरीज़ में एन टर्म से नंबर ऑफ टर्म्स अगर एन है तो ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा तो 17th टर्म मतलब क्या होगा, ए 17। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, एन की जगह 17 बिठेगा, -1 इंटू डी। अब ए का वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है कि ए तो पहला टर्म है, पहला टर्म तो मालूम नहीं है, तो ये होगा 16D ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये 17 के लिए होगा, 17th टर्म के लिए होगा ए 17, ये हम किए। अच्छा सिमिलरली 10th टर्म जो होगा उसके लिए भी सेम होगा, 10th टर्म के लिए ए 10 होगा, क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह तुम क्या बिठाओगे, फिर 10 बिठाओगे। ठीक है, अच्छा तो ए 10 इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस 9D। समझ में आया बात। अच्छा अभी तुम्हें दिया हुआ है क्या है, दिया हुआ है कि ए 17th टर्म जितना होगा, 17th टर्म जितना होगा वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा होगा। मतलब क्या हुआ, 17th टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस है 7। ठीक है, मतलब 17th टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस है 7, ये तुम्हें दिया हुआ है। समझ में आया, इसको हम इस तरीके से लिखे ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दिया हुआ है कि 17th टर्म जो होगा एपी का वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा होगा, मतलब 17th टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस है 7। तो देखो 17th टर्म मतलब A17, 10th टर्म मतलब A10, दोनों का डिफरेंस हो गया 7। उसी को हम एक्सप्रेस किए।
स्टेटमेंट को। ठीक है, अब तुम यहाँ पे A17 का वैल्यू बिठाओ, तो A17 तुम्हें यहाँ पे मिला है A+16D, तो A17 की जगह A+16D बिठा दो। A10 का भी मिला है A+9D, मिला है ना अभी अभी 7। अब ब्रैकेट को ओपन करो, ओपन करोगे तो प्लस और माइनस में माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 16 - 9 मतलब 7, तो डी का वैल्यू कितना आएगा 1, 7/7, डी का वैल्यू आ गया 1, डी का वैल्यू आ गया 1, मतलब कॉमन डिफरेंस 1 है। यही तुम्हें पूछा था कि कॉमन डिफरेंस निकालो, तो तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस = 1। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। ठीक है, तो जो भी सवाल है तुम देखो वही चीज़ घुमा फिरा के दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस है। ठीक है, अच्छा सवाल नंबर 11 देखो, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, देखा दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 15th टर्म, मतलब व्हिच टर्म ऑफ द एपी, मतलब एपी तुम्हें दिया हुआ है 3, जो दिया हुआ है ना 3, 15, 27 करके जो दिया हुआ है वो एपी तुम्हें दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है। पूछा है कि कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा कौन सा टर्म, वही पूछा है। एक एपी दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है, तुम्हें पूछा है कि कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से, मतलब 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा कौन सा टर्म, यह है सवाल। ठीक है, तो चलो ये भी अच्छा सवाल है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर हम आते हैं 11। चलो सवाल नंबर 11 देखो क्या है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एपी दिया हुआ है तो हम लोग पहले लिख लेंगे कि एपी जो दिया है उसको लिखो, गिवन एपी। एपी क्या है, गिवन एपी इज, देखो दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो तुम्हें जो पहला वाला टर्म है, देखो एपी का क्या है 3 है, मतलब क्या पहला वाला टर्म तो ए होता है, तो ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, लिख लिया। ठीक है, अच्छा कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है A2 है, फर्स्ट टर्म कैसा होता है A1 होता है। डी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म A2 है, फर्स्ट टर्म A1 है, तो A2 - A1। ठीक है, अच्छा A2 सेकंड टर्म कितना है 15, फर्स्ट टर्म कितना है 3, मतलब डी का वैल्यू आ गया क्या 12। ठीक है, अच्छा उसके बाद तुम्हें देखो पूछा है सवाल में देखो पूछा है 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा कौन सा वाला टर्म, वही तुम्हें सवाल है। तो मतलब 54th टर्म दिया हुआ है, मतलब हम यहाँ पे 54th टर्म निकालेंगे कि क्या है 54th टर्म। 54th टर्म मतलब क्या, A54 = A + n - 1 × d, फॉर्मूला है, तो A का वैल्यू तो तुम्हारा क्या है 3 है, 3 लिख देंगे। n - 1 × d, n कितना है 54 टर्म है, तो 54 - 1, d का वैल्यू कितना है निकाले 12 निकाले, तो 12 बिठा दिए। ठीक है, निकालो अभी A54 मतलब 54th टर्म क्या है तुम्हारा, निकालो। ठीक है, 3 प्लस ये क्या होगा 53 × 12, तो A54 = क्या होगा 3 + 53 × 12 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 53 × 12 मल्टीप्लाई करके क्या होता है, देखो रफ में मल्टीप्लाई करें 53 × 12 को, देखो कितना आता है, ये रफ में करोगे 636। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारा जो 54th टर्म है वो तुम्हारा कितना हुआ 639, यह तुम्हारा 54th टर्म। ठीक है, अभी तुम्हें पूछा है क्या 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा कौन सा वाला टर्म होगा, वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा कौन सा वाला टर्म। तो 54th टर्म तुम्हारा क्या है 639 है, इससे 132 ज़्यादा होगा, मतलब क्या इससे तुम 132 जोड़ दोगे, तो क्या निकालोगे अभी नाउ इसके साथ 132 जोड़ दोगे, तो A54 कितना है, कितना निकाला 639 + 132 जोड़ो, देखो कितना आएगा, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 771, मतलब तुम्हें निकालना होगा कि 771 टर्म कौन सा है, मतलब तुम्हारा 771 कितना टर्म होगा। ठीक है, 771 जो टर्म है इस एपी में ज़रूर तुम्हारा 771 टर्म है, लेकिन वो कितना टर्म है, जैसे कि 3 तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया, 15 तुम्हारा सेकंड टर्म हो गया, 27 तुम्हारा थर्ड टर्म है, 39 फोर्थ टर्म है, वैसे ही 771 कितना टर्म है वो तुम्हें निकालना होगा। समझ में आया बात। तो हम लोग मान लेंगे कि nth टर्म ये 771 होगा, हम लोग मान लेंगे कि लेट nth टर्म भी 771, हम लोग मान लेंगे कि nth टर्म 771 होगा। ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का an का फॉर्मूला क्या है, a +
n माइनस वन इंटू डी। अब nth टर्म अगर 771 है तो n की जगह 771 बिठाएंगे। ए का वैल्यू तो मालूम है, पहला वाला टर्म जो कि 3 है, बिठा दो। n तुम्हारा कितना होगा 771 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d अभी अभी निकाले तुम 12, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 12 निकाले, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तुम n का वैल्यू निकालना होगा, n 771 नहीं होगा क्योंकि n का वैल्यू तुम्हें निकालना है। यहाँ पे n बिठाओ क्योंकि हम लोग मान लिए कि nth टर्म तुम्हारा क्या होगा 771 होगा। हम लोग यहाँ पे मान लिए ना कि nth टर्म तुम्हारा 771 होगा, तो n की जगह तुम 771 बिठाओगे। अब nth टर्म तुम 771 मान लिए हो तो n की जगह n ही बिठाएंगे, तो n ये निकालेंगे कि n कितना होगा, ठीक है। तो करो 771, ठीक है। ये 12 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे बैठेगा, ठीक है, इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1। समझ में आया? अच्छा उसके बाद यहाँ पे हम लोग करते, देखो 771 को 12 से डिवाइड किया है ना, तो इसको रफ में डिवाइड किया करो। 7251, देखो 771 से 12 डिवाइड नहीं होता है, फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो कैसे करें, देखो दूसरा उपाय सोचो। 771 का अगर 12 को हम इधर लाएंगे डिवाइड करके, ये डिवाइड ज़रूर होगा, ठीक है, लेकिन ये अगर डिवाइड करोगे तुम ऐसे तो ये फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस अप्लाई करें, दूसरा मेथड, दूसरा तरीका सोचे कि फ्रैक्शन तो नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, पहले 3 को इधर लाएंगे, 3 को इधर लाएंगे तो ये -3 होगा, ठीक है। 12 को उधर ही छोड़ देंगे, बाद में इधर करेंगे ये, ठीक है। अभी 771 माइनस 3 कितना आता है, 768 आता है, इक्वल टू कितना रह जाएगा n माइनस 1 इंटू 12। अभी तुम 12 को इधर लाओ, इधर लाओगे तो 12 होगा, n माइनस 1 रहेगा, डिवाइड करो 768 12 को, कैसे डिवाइड होगा, देखो 12 6 सर 72 4 8, मतलब 12 4 सर 48, मतलब ये, तो इनका वैल्यू कितना आ गया 64 प्लस 1, मतलब इनका वैल्यू आ गया 65, मतलब तुम्हारा 65th टर्म होगा क्या 771, 65th टर्म होगा 771, यही आंसर है तुम्हारा। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर हम लोग आंसर लिखेंगे 65th term was 132 more than 54th टर्म। जो 65th टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, 65 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ठीक है, सिर्फ तुमको ठीक से पढ़ना होगा सवाल को कि सवाल मुझे क्या पूछा है, ठीक है। अच्छा समझ में आया बात? अच्छा सवाल नंबर 13, 12 हम होमवर्क दिए, 12 होमवर्क करोगे, नहीं होगा तो मुझे इन्फॉर्म करोगे कि 12 नहीं हुआ, ठीक है। जो भी होमवर्क दे रहे हैं अगर नहीं होगा एक भी तो मुझे इन्फॉर्म करो कि नहीं हुआ, तो हम सॉल्व कर देंगे। अच्छा सवाल नंबर 12 होमवर्क दिए, तो सवाल नंबर 13 पे आ रहे हैं। देखो सवाल नंबर 13, देखो सवाल नंबर 13 क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। पूछा है तुमसे सवाल कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, कितना 3 डिजिट नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल होता है, ठीक है, कितना 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है। तो ये सम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या पहले मानेंगे, क्या पहले देखो, पहले सोचो तुम कि पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। इसको सॉल्व करने के लिए तुम सोचोगे कि पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होता है। पहला 3 डिजिट पूछे हम, पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। उसके बाद सेकेंड 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। उसके बाद थर्ड 7 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से तुम्हें सोचना पड़ेगा, करके एक एपी का सीरीज फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद करना होगा। बात समझ में हम क्या बोले, ठीक है। तो हम क्या पूछे, पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होता है। देखो अगर तुम 7 का टेबल निकालोगे ना तो ये बहुत ईजी तुम्हें समझ में आएगा। 7 का अगर टेबल निकालते हो तो 7 का टेबल में हम लोग क्या निकालेंगे, पहला 7 से मल्टीपल कितना होगा। देखो 105 नंबर ये एक ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है। ये पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, पहला 3 डिजिट, ठीक है। इससे पहले कोई भी तुम्हें 3 डिजिट नंबर नहीं मिलेगा जो 7 से डिविजिबल होता है। पहला 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल होता है 7 से, वो है तुम्हारा 105 है। कैसे पता चला, तुम टेबल निकालो 7 का, पता चल जाएगा। देखो अगर तुम टेबल निकालोगे कि 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, ऐसे करके तुम निकालो तो 7 ऐसे करके 7 11 ज़ा 77, 7 12 ज़ा 84, ऐसे 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 करते चलो। उसके बाद 7 13 ज़ा 91, 7 14 ज़ा 98, उसके बाद 7 15 ज़ा जेई करोगे तो 105 आ जाएगा। मतलब क्या, 7 14 ज़ा 98 है लास्ट, ये 2 डिजिट वाला नंबर है। उसके बाद 7 15 ज़ा 105 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर 105 को तुम 7 से डिवाइड करोगे तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा 15,
इसलिए ना 7 15 सर 105 आ रहा है। मतलब क्या 105 डिविजिबल है 7 से। समझ में आया बात? मतलब क्या, इस तरीके से तुम पता चल जाएगा कि पहला 3 डिजिट नंबर तुम्हारा कौन सा जो 7 से डिविजिबल है। तो पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा हुआ? 105। उसके बाद अगला 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा? 7 15 तक किए थे, 7 16 तक करो। 7 16 तक कितना होता है? 112। तो 112 तुम्हारा सेकंड 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है। 7 16 112 है। उसके बाद 7 17 सर कितना होगा? 119। मतलब 119 तुम्हारा थर्ड 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से एक एपी तुम्हें फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद सवाल होगा, सवाल करेंगे हम। समझ में आया बात? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। लिखो यहाँ पे, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू 105। पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 105 है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा जो डिविजिबल होगा 7 से? अभी दिखाए 7 15 सर 105 है। तो 7 16 सर कितना होगा? 112। मतलब तुम 105 के साथ अगर 7 जोड़ दोगे तो ही तुम्हें 112 मिल जाएगा। बात समझ में आया? 7 15 105 दिखाए तो उसका बाद 7 16 सर कितना होगा? 112। तो 105 और 112 के डिफरेंस में कितना आता है? अगर 105 112 तो डिफरेंस निकालोगे तो 7 का तो डिफरेंस है। मतलब 105 के साथ 7 जोड़ दोगे तो 112 आएगा, जो कि नेक्स्ट डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल होगा 7 से। अगला वाला क्या होगा? Therefore नेक्स्ट नंबर, या फिर इस तरीके से लिखो, नेक्स्ट नंबर ही लिखो। नेक्स्ट नंबर कितना होगा? 7 15 सर 105, 7 16 सर 112। मतलब 7 17 सर कितना होगा? 119 होगा। मतलब क्या है, 112 से 7 ऐड कर दोगे फिर 119 आएगा। इस तरीके से हो रहा है। मतलब क्या, 7 ऐड होता चला जा रहा है। मतलब क्या हुआ? एपी क्या होगा तुम्हारा? मतलब एपी क्या होगा? देयरफॉर एपी क्या होगा? पहला है 105, उसके बाद है 112, उसके बाद 119, ऐसे करके चलता रहेगा। मतलब तुम्हारा कॉमन डिवीजन यहाँ पे क्या है? 7 है, क्योंकि 7 का डिफरेंस हो रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस तुम्हारे यहाँ पे 7 है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, अब अगर इस तरीके से तुम कंटिन्यू करते रहोगे कि थर्ड डिविजिबल नंबर कितना है? 119। इसके बाद कितना 7 जोड़ोगे तो 126 आएगा। उसके बाद फिर 7 जोड़ोगे तो 126 के साथ तो क्या है? 133 आएगा। ऐसे करके तुम कंटिन्यू करते रहोगे तो मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर कितना है तुम्हारा? 999 है। ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है। इसके बाद क्या होगा? 4th डिजिट चला जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर तुम्हारा कितना होता है? 999 होता है। ठीक है, अब देखना होगा कि मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होता है। मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होता है? मुझे 7 से डिविजिबल निकालना होगा, मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर नहीं। तो हम क्या समझाएं तुमको कि अगर इस तरीके से तुम चलते रहोगे तो मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर तुम कितना पहुंचोगे? 999 तक पहुंचोगे, क्योंकि इसका अगला नंबर तुम्हारा 1000 हो जाएगा, जो कि 4 डिजिट वाला है। लेकिन तुम्हें 3 डिजिट करना है, क्योंकि सवाल में पूछा है कि 3 डिजिट ही करना है। 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो तुम 999 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखो डिवाइड करके देखो 999 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। 7 4 28, 19, 7 2 14। देखो रिमाइंडर आ रहा है तुम्हारा 5 आ रहा है ना। मतलब 999 तुम्हारा 7 से डिविजिबल नहीं है। 999 मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर है, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो तुम क्या निकालोगे? मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो तुम्हें निकालना होगा। कैसे निकालोगे? इस 999 से 5 को माइनस कर दो, जो रिमाइंडर है इसको माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा? 999 माइनस 5, मतलब क्या आ गया? 994। ये 994 तुम्हारा मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और ये 999 सिर्फ मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। मतलब तुम्हें निकालना क्या है? मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर निकालना है जो 7 से डिविजिबल होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर जो है उसको 7 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करके तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा, उस रिमाइंडर को इससे घटा दो, तो तुम्हें जो मिलेगा वही तुम्हारा मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है बात? मतलब 994 तुम्हारा क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर
विच इज डिविजिबल बाई 7 इक्वल टू 994। मैक्सिमम पॉसिबल लिखो यहाँ पे, मैक्सिमम पॉसिबल 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 इक्वल टू 994। इसको इस तरीके से निकालो, ये राफ वॉक है तुम्हारा, ठीक है, इसको दिखाने का जरूरत नहीं है, राफ वॉक है, ठीक है, हो गया। मतलब तुम्हारा सीरीज क्या होगा, फाइनली सीरीज क्या होगा, देयरफॉर क्या लिखोगे, सीरीज इज एज फॉलोज। मतलब जो एपी का जो सीरीज है वो क्या होगा, देखो ये तो सीरीज था ना, ये सीरीज था, मतलब पहला 7 का डिविजिबल नंबर 105 था, उसके बाद 112, उसके बाद 119, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, चल के लास्ट जो डिविजिबल नंबर होगा 7 का वो 994 होगा। अभी तुम निकाले लास्ट, मतलब मैक्सिमम जो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो 994 होगा। मतलब इस तरीके से चलता रहेगा। समझ में आया बात, मतलब मेरा एक एपी फॉर्मेशन हो गया। अभी हम लोग निकालेंगे जिसका पहला वाला टर्म क्या है, एपी का 105, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कॉमन डिफरेंस है तुम्हारा 7। समझ में आया। अच्छा, लास्ट टर्म तुम्हारा क्या है 994। लास्ट टर्म मान लो कि मतलब मान लो कि इस सीरीज में n तो टर्म है, मतलब लास्ट टर्म तुम्हारा an होगा, उस हिसाब से लास्ट टर्म तुम्हारा क्या है 994। मतलब an 994 तुम्हें निकालना क्या है, n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू क्या है 994, a का वैल्यू क्या है 105, n मालूम नहीं, d का वैल्यू कितना है 7। 105 को इधर ला दो, ये 105 है, ठीक है, इसको इधर ला दो, इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी, माइनस करो 889 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी नहीं होगा, ये 7 है, इंटू 7, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से करते हैं, 7 को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा 889 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू n माइनस 1, इसको डिवाइड करो, n माइनस 1 मतलब n इक्वल्स टू क्या होगा 127 प्लस 1, n का वैल्यू आएगा 128। मतलब तुम्हारा क्या होगा 128 तो डिजिट होगा जो 7 से डिविजिबल है। तो सवाल देखो क्या पूछा है, सवाल पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, कितना 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे 128 तो 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है। समझ में आया बात, कैसे निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, आंसर के हम ऊपर में लिख रहे हैं, ठीक है, कि जगह नहीं है, तुम नीचे आंसर लिखोगे, इसके बाद क्या लिखोगे 128 3 डिजिट numbers are divisible by 7, ठीक है। तो ये सम थोड़ा अलग है, अलग सम है, ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे किए, ठीक है, तो इजीली कर पाओगे। चलो 13 खत्म, ठीक है। उसके बाद 14 वाला हम होमवर्क देंगे, लेकिन 14 वाला थोड़ा समझा दे रहे हैं कि कैसे करोगे, ठीक है। देखो नंबर 14 क्या पूछा है, सवाल नंबर 14 दिया है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 इनके बीच में कितना मल्टीपल्स है, जो कितना 4 का मल्टीपल है, मतलब 10 और 250 के बीच में कितना 4 का मल्टीपल होगा, तुम्हें निकालना होगा कि 10 और 250 के बीच में कितना 4 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या एक सीरीज फॉर्म करना पड़ेगा, एपी का सीरीज फॉर्म करना पड़ेगा, जैसे अभी अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 में किए, ठीक है। तो तुम्हें पहले देखो पूछा है क्या 4 का मल्टीपल, तो तुम्हें 4 का मल्टीपल पहले निकालना होगा जो 10 और 250 के बीच में है। तो 4 का पहला मल्टीपल क्या होगा 4 इंटू 1 4, दूसरा मल्टीपल क्या होगा 4 इंटू 2 8, तीसरा मल्टीपल क्या होगा 4 इंटू 3 12। मतलब 4 का जो पहला दो मल्टीपल है 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 2 8, उस 4 और 8 को तुम नहीं ले पाओगे क्योंकि वो 10 से नीचे है। तुम्हें उसी मल्टीपल को लेना होगा 4 का जो 10 और 250 के अंदर है। मतलब पहला 4 का दो मल्टीपल जो है 4 और 8 तुम दोनों उसको नहीं ले पाओगे, वो 10 से नीचे है, इसीलिए मतलब तुम्हारा 4 का पहला मल्टीपल जो 10 और 250 के बीच में होगा वो होगा 12, मतलब 4 3 12 वो होगा। अब तुम 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, ये सब मल्टीपल है 4 का, इसको लो। तो 4 का पहला मल्टीपल क्या आ रहा है 10 और 250 के बीच में 12 आ रहा है, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद 20 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, इस तरीके से होगा। मतलब तुम्हारा एक सीरीज फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा बात, मतलब सीरीज क्या होगा 12 16 20 24 4 6 24, उसके बाद 4 7 28, ऐसे करके सीरीज फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया। उसमें तुम्हारा पहला वाला टर्म क्या मिलेगा a 12 मिलेगा,
कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से तुम निकालोगे क्या कि 4 का, जैसे हम अभी भी निकाले ना क्वेश्चन नंबर 13 में कि मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर 999 है, तो मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो कैसे निकाले तो उसी तरीके से तुम निकालोगे कि मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर, मैक्सिमम नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा, मैक्सिमम नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा, जो 250 और 10 के अंदर रहेगा, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। समझ में आया बात, कैसे निकालोगे? देखो, मैक्सिमम नंबर जो तुम्हें निकालना होगा जो 4 का मल्टीपल होगा और 250 और 10 के अंदर रहेगा, वो कैसे निकालोगे तुम? देखो, अगर तुम 250 को 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 250 और 10 के अंदर दिया हुआ है, तो 250 को तुम 4 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, 4 6 24, 1 0, 4 2 8। देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब 250 नंबर क्या 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन तुम्हें निकालना क्या है, मैक्सिमम नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा, जो 4 का मल्टीपल होगा लेकिन 250 से छोटा होगा। ठीक है, लेकिन 250 तो डिविजिबल नहीं हुआ, रिमाइंडर कितना है 2। अब 250 से तुम 2 को घटा दो, रिमाइंडर को घटा दो, तो कितना आएगा 248 आएगा। ये 248 तुम्हारा 4 से डिविजिबल है, मतलब यही तुम्हारा मैक्सिमम नंबर है जो कि 4 का मल्टीपल होगा लेकिन 250 से छोटा भी होगा। समझ में आ रहा है बात? मतलब तुम्हारा क्या, इसको तुम क्या मान लोगे, ये nth टर्म है, इसको nth टर्म मान लोगे, मतलब ये an इक्वल टू क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा। उसके बाद तुम इक्वेशन फॉर्म करो, उसके बाद करके निकालो, जैसे हम 13 नंबर वाला किए। समझ में आया बात? तो ये हिंट हम तुमको दे दिए, कैसे करोगे इसको सॉल्व कर लेना। सवाल नंबर 13 करा दिए, सवाल नंबर 14 होमवर्क दे दिए, समझा दिए। ठीक है, अच्छा सवाल नंबर 15 में आते हैं। देखो सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 क्या दिया हुआ है? देखो सवाल नंबर 15 है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। अच्छा, 2 सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 2 सीरीज दिया हुआ है, मुझे पूछा है कि n का कितना वैल्यू के लिए दोनों सीरीज का जो nth टर्म है वो इक्वल होगा। समझ में आया बात? तो देखो पहला सीरीज हम लिखते हैं, क्या दिया है, फॉर AP, पहला वाला AP क्या दिया है, पहला वाला AP है 63, 65, 67, ऐसे चलेगा। ठीक है, इसके लिए पहला वाला टर्म A कितना है, इस सीरीज के लिए 63 होगा। कॉमन डिफरेंस D क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 65, फर्स्ट टर्म है 63, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें मालूम है, तो इस सीरीज़ के लिए यह पता है, इसको लिखो ऐसे, वी नो, ये पता है हम लोगों को। तो इस सीरीज़ के लिए an मतलब क्या, हम लोग क्या निकालेंगे, an की जगह क्या बिठाएंगे, an इक्वल टू क्या होगा, देखो पहला वाला टर्म क्या है 63 है, 63 बिठा दिए, n का वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है, d का वैल्यू निकाले 2 बिठा दिए, मतलब क्या होगा an इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, 2 के साथ n मल्टीप्लाई करो तो 2n, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो 2, और प्लस और माइनस बीच में माइनस, मतलब 63 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, अच्छा थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 63 माइनस 2 कितना होता है 61, 61 प्लस 2n, देखो ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अच्छा अभी दूसरे AP के लिए जाते हैं। देखो दूसरा AP क्या दिया है, फॉर AP, देखो दूसरा AP जो दिया है, पहला वाला टर्म 3 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 17 है, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इस AP के लिए पहला वाला टर्म A जो है वो 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो सेम चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमें क्या पता है, nth टर्म के लिए an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी an तो मालूम नहीं है, पहला वाला टर्म इस सीरीज़ के लिए 3 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, तो an इक्वल टू क्या होगा, सिंप्लीफाई करो 7n माइनस 7, an इक्वल टू क्या आएगा 7n 3 माइनस 7 मतलब 4, ये 2 नंबर वाला इक्वेशन आएगा। समझ में आया? ठीक है, अच्छा देखो तुम्हें पूछा है क्या, सवाल में पूछा है कि कौन से वाले टर्म के लिए, मतलब सवाल है पूछा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n का कितना वैल्यू होगा जिसके लिए दोनों AP का nth टर्म इक्वल होगा। सवाल को ठीक से समझो, n का वैल्यू कितना होगा ताकि nth टर्म दोनों AP के लिए इक्वल होगा।